गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके एंड थर्ड चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। आज चैप्टर थर्ड को हम आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको चैप्टर थर्ड के नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और एक बेटा अब आगे जल्दी ही मैं एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखूंगा आपका। आप सभी एग्री हैं मेरे साथ? तो एक बार हैंड रेज कर दें कि हाँ सर, 1-2 दिन में आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट रख लें। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ, चैप्टर फर्स्ट का पहले ले लेंगे एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर चैप्टर सेकंड का ले लेंगे। ओके बच्चों, चैप्टर थर्ड जो है वो प्लांट किंगडम के बारे में है। प्लांट के जो डिफरेंट वेराइटीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हम एक क्लासिफिकेशन का टाइप देख रहे थे कि एक तो होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक है न्यू सिस्टमैटिक। तो जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो कैरोलस लीनियस से पहले तक का जो क्लासिफिकेशन का पार्ट था वो सारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी में आती है। एंड जो पोस्ट लीनियन टेक्सोनॉमी है, मतलब कैरोलस लीनियस के बाद का जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं या जो पैटर्न है, वो सब न्यू सिस्टमैटिक्स में आते हैं। और नेचुरली उसमें बच्चों फाइलोजेनिको यानी कि जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको जरूर इंक्लूड किया जाता है न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो न्यू सिस्टमैटिक्स की कई सारे ब्रांचेज हैं बच्चों, तो पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, देन फिर उसके बाद में अपनी फर्स्ट ग्रुप प्लांट का एल्गी स्टडी करेंगे। ओके चलिए, तो हम पहले पढ़ेंगे न्यू सिस्टमैटिक। यस, न्यू सिस्टमैटिक्स में फर्स्ट है मॉर्फो टेक्सोनॉमी। मॉर्फो टेक्सोनॉमी। सेकेंड, साइटो टेक्सोनॉमी। ठीक है, मॉर्फो टेक्सोनॉमी। सेकेंड जो ग्रुप पढ़ेंगे हम साइटो टेक्सोनॉमी। थर्ड है बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। एंड फोर्थ है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एंड फिफ्थ है बच्चों, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बाद में जो फिफ्थ टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। ठीक है, और सिक्स है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। यस, 11th क्लास न्यू सिस्टमेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैरोलस लीनियस है उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन के टाइप हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या मेथड को हम क्या कहते हैं, न्यू सिस्टमेटिक्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला लेते हैं मॉर्फो टेक्सोनॉमी। मॉर्फो टेक्सोनॉमी, मॉर्फो यानी कि आउटर स्ट्रक्चर, आउटर स्पेस। ठीक है, तो मॉर्फो टेक्सोनॉमी बेस्ड होती है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पर, शेप पर, साइज पर। किसी ऑर्गेनिज्म की शेप, साइज और स्ट्रक्चर कैसी है, उस बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी है या क्लासिफिकेशन है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फो टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो वर्ड सेल के लिए यूज होता है, तो सेल की स्ट्रक्चर है, सेल की शेप है, सेल का साइज है, तो इन सब बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटो टेक्सोनॉमी कहते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनकी सेल्स के अंदर कौन से केमिकल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, कौन सी प्रोटीन्स है, किस टाइप की प्रोटीन्स है, तो उस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी को बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब ध्यान देना बच्चों, कंप्यूटर के ऐड के द्वारा, कंप्यूटर की हेल्प लेते हुए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नंबर के बेसिस पर मतलब डिफरेंसेस करना, मतलब नंबर देते हुए उनको डिफरेंस कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उनमें इस तरीके के हैं, फिर उनका डिफरेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म से दिखाना, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर दे दिया जाता है, ठीक है ना, कि इतने कैरेक्टर इस तरीके के हैं, तो उस बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी है बेस्ड, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी? एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी का मतलब ये है कि लेबोरेटरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पर जो रिजल्ट मिले हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो टेक्सोनॉमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। बच्चों फाइलोजेनी मैंने आपको पहले भी बताया है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी को हम फाइलोजेनी कहते हैं। इससे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है संबंध बता सकते हैं कि उनके एंसेस्टर सेम थे क्या, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की तो स्टडी है ही, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर यानी कि डीएनए में डिफरेंसेस को जो है मैटर किया जाता है, तवज्जो दी जाती है। तो डीएनए में हेरिडिटी में जो जो डिफरेंसेज हैं या सिमिलरिटीज है उस बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब बच्चों मैं फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एल्गी, जो प्लांट का फर्स्ट ग्रुप है। हम्म हम्म बच्चों ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट ग्रुप करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्लांट के ग्रुप में टोटल 5 है, तो इस चैप्टर के अंदर हम 5 प्लांट ग्रुप्स पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी। टर्म जो एल्गी है, जो एल्गी टर्म है, ये किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी। किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी। और एल्गी का मीन होता है सी वीड, समुद्री खरपतवार, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गी का मतलब है समुद्री खरपतवार या सी वीड। तो बच्चों जो एल्गी ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, जहां भी इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, वहां ये ग्रो हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास जो सीवेज का जो पानी बहता है नालियों में, वहां भी एल्गी ग्रो हो जाते हैं। सॉइल के ऊपर, दीवारों के ऊपर, पेड़ों की छाल के ऊपर, फ्रेश वाटर में भी एल्गी पाए जाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर में भी एल्गी पाए जा सकते हैं, सी वाटर में भी एल्गी पाए जाते हैं। तो ये वास्ट है, कहीं भी इनको जहाँ न्यूट्रिशन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, वहां ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो एल्गी है बच्चों, एल्गी ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाई जाती। ध्यान रखें आप, एल्गी
एल्गी की जो स्ट्रक्चर होती है वो थेलस लाइक होती है, इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, हम अब तक पढ़ते आए हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो स्टेज नहीं पाई जाती। एल्गी के अंदर क्या नहीं पाया जाता? एम्ब्रियो स्टेज नहीं पाई जाती। ओके बच्चों, इनके अंदर सभी प्रकार के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोएरिथ्रिन, ये सभी प्रकार के पिगमेंट इनके अलग अलग ग्रुप्स में पाए जा सकते हैं एंड दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो बच्चों ये इनकी जो मेन बॉडी होती है, ठीक है ना, आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया होगा हैप्लॉइड, एक तो मैंने बताया होगा आपको हैप्लॉइड पहले 9th में 10th में या फिर इसी क्लास के अंदर। हैप्लॉइड को हम एन से शो करते हैं और डिप्लॉइड को 2n से शो करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलप ऑर्गेनिज्म है तो उनकी बॉडी डिप्लॉइड होती है, उनकी इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम 2n से शो करते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। ठीक है ना, हैप्लॉइड का मतलब होता है उनसे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाना। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी है, एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। और हैप्लॉइड बॉडी को हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। डिप्लॉइड स्टेज आती है एल्गी की लाइफ में। डिप्लॉइड स्टेज तब आती है जब उनके जो गैमेट्स हैं या उनके जो हैप्लॉइड स्पोर हैं जब फ्यूज होते हैं, तब उनमें डिप्लॉइड स्टेज आती है, जो कि थोड़े समय के लिए होती है, जाइगोट के फॉर्म में होती है, एम्ब्रियो स्टेज इनमें पाई नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि जो एल्गी है उनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है या फिर गैमेटोफाइटिक कहते हैं इसे, और वो डोमिनेंट स्टेज होती है। मैक्सिमम जो लाइफ है इनकी वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। जब इनमें फ्यूजन होता है इनके स्पोर्स का या गैमेट्स का, तब इनमें डिप्लॉइड स्टेज आती है और वो थोड़े समय के लिए होती है। तो ये चीज ध्यान रखें आप बच्चों। एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों ही तरीके के रिप्रोडक्शन के मेथड्स इनमें पाए जाते हैं। अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बर्ड फॉर्मेशन के द्वारा, ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा, मतलब इनकी बॉडी से कोई पार्ट अलग हो गया है तो जर्मिनेट होकर नया एल्गी डेवलप कर देगा, तो इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप के जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर है या फिर एप्लेनोस्पोर है, एकाइनीट्स है, तो अलग अलग टाइप के हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये जर्मिनेट होके नए एल्गी में डेवलप हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन है यानी कि जो गैमेटेंजिया है जिनमें इनके गैमेट्स या स्पोर बनते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें गैमेटेंजिया या रिप्रोडक्टिव बॉडीज पाई जाती है जिनमें इनके गैमेट्स का स्पोर बनते हैं। तो या तो वो यूनिसेलुलर होती है, क्या होती है? यूनिसेलुलर होती हैं। अगर यूनिसेलुलर होती है तो वो जैकेटेड होती है। ठीक है, और अगर मल्टी सेलुलर होती हैं, जनरली यूनिसेलुलर ही होती हैं, अगर मल्टी सेलुलर होती है तो फिर नॉन जैकेटेड होती हैं, और इनकी जो ईच सेल है, गैमेटेंजिया की जो प्रत्येक सेल है वो फर्टाइल होती है और रिप्रोडक्शन में एबल होती है। तो ध्यान रखें आप, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो इनमें आइसोगैमस भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी भी पाई जाती है, एन आइसोगैमस भी होते हैं ये। ठीक है, एन आइसोगैमस भी होते हैं और ऊगैमस भी होते हैं। ठीक है, इनकी जो इनका जो मेल गैमेटेंजिया है, जिनमें मेल गैमेट्स बनते हैं उन्हें एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसे हम आर्किगोनिया या कार्पोगोनिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइसोगैमस का मतलब है कि दो एल्गी के जो दो स्पोर या दो गैमेट जो फ्यूज होने वाले हैं, अगर वो इक्वल हैं अपने साइज में, अपने शेप में,
तो इसे हम कहते हैं आइसोगेमस फ्यूजन। ठीक है, एन आइसोगेमस फ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर दो गैमेट्स या दो स्पोर जो फ्यूज हो रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी शेप तो सेम है, लेकिन साइज अनइक्वल है, तो छोटे बड़े हैं साइज में, तो उनके फ्यूजन को एन आइसोगेमस फ्यूजन कहते हैं। और अगर दो फ्यूजिंग जो स्पोर्स या गैमेट्स हैं टोटली डिफरेंट है अगर, तो दे आर, दिस इज नॉन एज oogamous फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं? oogamous फ्यूजन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो था एल्गी के जनरल कैरेक्टर की बात। अब हम इसके टाइप करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर एल्गी के 3 ग्रुप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, इंडिया के अंदर जो फादर ऑफ एल्गी, पहले तो ये देखते हैं फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। व्हाट इज द मीन ऑफ फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी? बच्चों, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी कहते हैं। तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, एक इंडियन रिसर्चर थे, MOP अयंगर, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इन इंडिया, या इंडियन फाइकोलॉजी कह सकते हैं आप। MOP अयंगर, इन्होंने एल्गी के बारे में डिटेल स्टडी की, रिसर्च किया, और इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इंडियन फाइकोलॉजी। तो हु इज नॉन एज इंडियन फाइकोलॉजी के फादर के रूप में MOP अयंगर जाने जाते हैं। तो ये तो पार्ट था बच्चों, एकदम इजी मोड में, सिंपली धीरे धीरे मैं बोलूंगा। बस आपकी ड्यूटी ये है कि रेगुलरिटी रखें क्लासेस के अंदर, क्योंकि एक दिन भी अगर क्लास मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो नेचुरली नेक्स्ट डे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो एल्गी के मैंने जनरल फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ एल्गी के टाइप। एल्गी 3 टाइप की है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ओके, तो सबसे पहले ग्रीन एल्गी को पढ़ेंगे। हम्म 11th क्लास, जो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट ग्रुप है एल्गी का, वो है ग्रीन एल्गी। इस ग्रुप को क्लोरोफाइटा कहते हैं। ग्रीन एल्गी नेचुरली नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीन होते हैं। तो ये बच्चों मेनली फ्रेश वाटर के अंदर या सी वाटर के अंदर कहीं भी ये पाए जा सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब लार्ज स्केल पर कहीं भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉस्मोपॉलिटन है। और इनके अंदर मेनली फोटोसिंथेटिक, अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं। रिजर्व फूड की बात करूं तो इनमें स्टार्च जो है रिजर्व फूड है। इसके अलावा बच्चों इनमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स क्या हैं? पायरिनोइड्स सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती हैं, और उनमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम पायरिनोइड्स कहते हैं। तो इस तरीके से इनमें बच्चों मतलब लार्ज स्केल पर ये समुद्री वाटर में, फ्रेश वाटर में, जहाँ कहीं भी ये ग्रो कर सकते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इनके अंदर अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा।
ठीक है, या कोई और वेजिटेटिव पार्ट है इनका, वो कट के अलग हो गया, जर्मिनेट हो गया, तो श्योरली उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो उन स्पोर्स के जर्मिनेशन से इनमें पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एन आइसोगेमस, आइसोगेमस एंड oogamous टाइप का इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है। जो मेल प्लांट बॉडी है इनकी डोमिनेंट होती है, हैप्लॉइड डिप्लो बॉडी है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट होती है। जो डिप्लॉइड बॉडी है वो स्पोर या गैमेट्स के फ्यूजन के समय ही बनती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वो फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होती है, वो धीरे धीरे फिर वो वापस उनमें मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से एल्गी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि ऐसी बात नहीं, आगे कुछ एक ऐसे भी एल्गी देखेंगे आपको जो कि डिप्लॉइड होती है उनकी बॉडी, क्योंकि उनके जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है वो सीधा ही एल्गी में डेवलप हो जाता है। तो ऐसे कुछ एक एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इनमें जनरली क्या होता है कि जाइगोट में मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और नए एल्गी में वो डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो ये तो बात थी बच्चों जनरल कैरेक्टर्स की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो बच्चों हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। इनके एग्जांपल्स में बता दूं आपको। बच्चों इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें अपन, तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, these are the examples of green algae। ठीक है, अब बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ग्रीन एल्गी का क्या इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है फूड एंड फॉडर, कि ये एल्गी केटल्स के लिए फूड एंड फॉडर के रूप में यूज आ सकती है, ये फूड यूज आ सकती है। सेकंड मैं बात करूं तो जो एल्गी जो क्लोरेला है, क्लोरेला के द्वारा एंटीबायोटिक क्लोरेलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एल्गी जो क्लोरेला है उनके द्वारा क्लोरेलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेस रिसर्च के, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रीन एल्गी क्लोरेला को साथ में ले जाते हैं। तो वहां पर स्पेस रिसर्च के दौरान ये यूज आता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, तो ये वहां यूज आते हैं। इसके अलावा सीवेज के डिस्पोजल में, सीवेज जो है उसको डिस्पोज करने में भी ये एल्गी काम आते हैं। और इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे कि सिफेल्यूरोज, ये पैरासिटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। तो ये बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पार्ट था। सेकेंड हम लेते हैं ब्राउन एल्गी। सेकेंड बच्चों हम लेते हैं ब्राउन एल्गी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्गी इज ब्राउन एल्गी। बच्चों जो ब्राउन एल्गी है इनके ग्रुप को फियोफाइटा कहते हैं, और मेनली जो ये एल्गी हैं ये मरीन होती हैं, सी वाटर में ही पाई जाती हैं। और जो ब्राउन एल्गी है बच्चों, इनके मेन तो अपन पिगमेंट पर आ जाते हैं। जो इनके पिगमेंट्स हैं, इनके जो पिगमेंट्स हैं, इनके पिगमेंट में क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, जेंथोफिल्स हैं। तो ये सब इनके पिगमेंट्स हैं और इसी वजह से इनका कलर ब्राउनिश होता है।
इनमें बच्चों फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, फ्लैजेला इनमें पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलती है। खास बात यह है कि बच्चों ये बहुत ही लार्ज एल्गी है, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही लार्ज मतलब 100 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। और कई बार ये बायो फाउलर के रूप में, यानी कि ये इतने लार्ज एल्गी क्या होता है कि जो शिप होते हैं, जो समुद्री जहाज है, उनके बॉटम में नीचे की ओर ये अटैच हो जाते हैं और स्पीड को स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो उन शिप की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है इन एल्गी की वजह से। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो एल्गी है ये मिनरल्स का बहुत ही रिच सोर्स होती है, आयोडीन का, पोटास का। तो जैसे कि कैल्प है, तो जो कैल्प है वो लार्ज एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। तो जो समुद्रों में पाई जाती है, और उनसे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? आयोडीन प्राप्त करते हैं। ये तो तय है कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो आउटर सेल वॉल है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और इसे हम फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं। तो ये जो एल्गी है ये लेबोरेटरी काम में भी आती है, कि जो मीडिया वगैरह बनाते हैं अपन, ठीक है ना, तो उनको प्राप्त करने के लिए भी जो है ब्राउन एल्गी यूज की जाती है। इनमें बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वही वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा। इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा, डिफरेंट स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनके गैमेट्स या स्पोर्स के फ्यूजन के द्वारा। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताई मैंने, कि ये बहुत ही लार्ज साइज में होते हैं, और ये बायोफाउलर के रूप में भी पाए जाते हैं। एक खास बात और, कि इनमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो है डी मैनिटोल। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो है डी मैनिटोल। क्या है? डी मैनिटोल। और जो इनमें रिजर्व फूड है वो है लेमिनरीन स्टार्च। क्या है? लेमिनरीन स्टार्च। ये ध्यान रखते हैं, लेमिनरीन स्टार्च इज द रिजर्व फूड ऑफ दिस एल्गल ग्रुप। तो इस एल्गल ग्रुप का रिजर्व फूड है लेमिनरीन स्टार्च। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि इनमें कई एल्गी ऐसे होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, तो वो ब्राउन एल्गी ही है। ठीक है ना, ब्राउन एल्गी ऐसे एल्गी है कि इनमें कई बार ऐसा होता है कि जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं पाया जाता, जाइगोट के अंदर मियोटिक सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, और उनके जर्मिनेशन से डिप्लॉयड एल्गी जो है डेवलप हो जाती है। तो इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों ब्राउन एल्गी के। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, एग्जाम्पल लिख के बता देता हूं मैं। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि सार्गेसम है, मैक्रोस्पीस है। तो ये भी इनके एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन एल्गी के। तो मेरे हिसाब से इस ग्रुप में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से हैं। सेकेंड, ये ध्यान रखना है आपको कि इनमें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है। थर्ड, ये ध्यान रखना है कि रिजर्व फूड कौन सा है इनमें। ठीक है, और एक इनका ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही लार्ज एल्गी होते हैं, जैसे कि इन्हें हम कैल्प कहते हैं लार्ज एल्गी को। इनके एग्जांपल है नीरियोसिस्टिस एंड मैक्रोसिस्टिस। कैल्प जो है, कैल्प लार्ज ब्राउन एल्गी को कैल्प कहते हैं। इनके एग्जांपल मैं बता देता हूं, नीरियोसिस्टिस एंड मैक्रोसिस्टिस। नीरियोसिस्टिस एंड मैक्रोसिस्टिस। ओके बच्चों, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। अगर मैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये एल्गी भी बच्चों जो है फूड एंड पाउडर के रूप में यूज आती हैं। इसके अलावा आयोडीन एंड पोटाश का ये रिच सोर्स है, इनसे आयोडीन एंड पोटाश मिलता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो फाइकोकोलॉइड्स मिलते हैं उनसे एगार वगैरह का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे लेबोरेटरी मीडिया बनाया जा सके।
ठीक है बच्चों, तो ये इनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ब्राउन एल्गी। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो आप उसमें रिवाइज जरूर करना, आज ही भेजूंगा, इससे आप उसको रिवाइज करने पर आपको अब तक के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं रेड एल्गी। बच्चों टाइम कम है, जल्दी से इसके ब्रीफ कैरेक्टर देख लेते हैं। रेड एल्गी, नाम से पता चल रहा है रेड एल्गी, यानी कि इनका अपीयरेंस रेड होता है। इनके ग्रुप का नाम है रोडोफाइटा। और आपको अगर नीट में ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जो डेप्थ में पाए जाने वाले एल्गी कौन से, ये मेनली समुद्री वाटर में, मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। और कौन से एल्गी ऐसे हैं जो डीप सी वाटर में पाए जा सकते हैं, तो वो रेड एल्गी है। और इसका रीजन ये है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल पिगमेंट होते हैं, फाइको एरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये कुछ बिली प्रोटीन्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि ब्लू, जो ब्लू और ग्रीन लाइट है लाइट के स्पेक्ट्रम की, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जिनकी वेवलेंथ तो शॉर्ट होती है, तो वेवलेंथ शॉर्ट होने से उनका पेनिट्रेशन तेज होता है, तो वो समुद्री वाटर में डीप तक जा सकते हैं। और यही कारण है कि 30 से 90 मीटर डेप्थ तक सबसे ज्यादा डीप ये पाए जाने वाले एल्गी हैं। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। रेड एल्गी समुद्री वाटर में सबसे ज्यादा डेप्थ में पाए जाने वाले एल्गी हैं। और इसका रीजन ये है कि ये ब्लू एंड ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो रेड एल्गी है, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी होता है, इसमें क्लोरोफिल ए, डी, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंटोफिल, फाइको एरेथिन, मेनली इनमें रेड कलर। रेड एल्गी का रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से है, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फाइको एरेथ्रिन, फाइको एरेथ्रिन। ठीक है, फाइको एरेथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट है, इसकी वजह से रेड एल्गी का कलर रेड होता है। फाइकोसाइनिन अगर हो तो ब्लू कलर आ जाता है, तो रेड कलर फाइको एरेथ्रिन की वजह से है। इनमें फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर पाई जा सकती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कोई और बन रहा है उसके द्वारा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो मेल पार्ट है, मेल गैमिटेंजिया, उसे एंथ्रीडिया कहते हैं, जबकि फीमेल गैमिटेंजिया को कार्पोगोनिया, क्या कहते हैं, कार्पोगोनिया कहते हैं। ओके बच्चों, और इनके अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं, अगर इनमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो फूड एंड फॉडर के रूप में, लेबोरेटरी रिसर्च के फॉर्म में, ठीक है ना, इनसे कई सारे हाँ, इनसे एगार वगैरह का प्रोडक्शन करवाया जाता है, जो कि लेबोरेटरी मीडिया के रूप में यूज आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनकी जनरल ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और पोरफायरा, पोरफारा, डिक्टियोटा, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बच्चों मैं क्लास टेस्ट लूंगा आपका, गूगल फॉर्म के रूप में ले लेंगे 2 या 3 दिन में। तो अगर आप एग्री हैं इस चीज से कि हाँ सर आप 1-2 दिन में ले लीजिए, तो एक बार 100 कर देता है। सबका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्लास टेस्ट लेने का कोई मीन नहीं है। तो पहले अपन चैप्टर फर्स्ट का ले लेंगे। ओके बच्चों, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, 1 या 2 दिन में आप वो टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर फर्स्ट की तैयारी पहले स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो लेने के बाद में फिर चैप्टर सेकंड का भी टेस्ट लेंगे। ओके बच्चों, मैं क्लास को रोक रहा हूँ।